गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो पीएम मोदी जो हैं उन्होंने जो 29 बच्चे हैं जिनको ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है तो उन सबको फेलिसिटेट किया है। तो 29 बच्चों को इस बार ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है, जिसमें कि अलग अलग कैटेगरीज़ में अवार्ड्स दिए गए हैं। जैसे इनोवेशन के कैटेगरीज़ में 7 बच्चों को मिला है, सोशल सर्विस की कैटेगरी में 4 बच्चों को मिला है। ऐसे अलग अलग कैटेगरीज़ में टोटल 29 बच्चों को ये अवार्ड दिया गया है। तो 1 लाख रुपया मिलता है इसमें कैश प्राइज़, जो आपके अवार्डीज़ होते हैं उनको। तो इस साल के अवार्ड्स जो हैं 29 बच्चों को मिले हैं। ठीक है, तो ये अब अवार्ड्स होते क्या हैं? अब 2 कैटेगरी में अवार्ड मिलते हैं, एक तो होता है बाल शक्ति पुरस्कार और दूसरा होता है बाल कल्याण पुरस्कार। बाल शक्ति पुरस्कार उन बच्चों को रिकॉग्नाइज़ करता है जिन्होंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है इनोवेशन में। ये जो आपकी कैटेगरीज़ जो यहाँ पर मेंशन है इनमें आर्ट एंड कल्चर में, सोशल सर्विस में, ब्रेवरी में। ठीक है, फिर जो बाल कल्याण पुरस्कार है वो इंडिविजुअल्स को, मतलब बच्चों को भी मिलता है और ऐसे इंस्टीट्यूशंस को भी मिलता है जिन्होंने सर्विस ऑफ चिल्ड्रन में कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो ये अवार्ड्स हर साल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं। ठीक है, याद रखो, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सिर्फ फेलिसिटेट कर रहे हैं, लेकिन अवार्ड कौन देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्ड देते हैं, जो कि राष्ट्रपति भवन में ही अवार्ड दिया जाता है। लेकिन पीएम जो होते हैं वो इनको अवार्डीज़ को फेलिसिटेट भी करते हैं, बाद में उनके साथ इंटरेक्शन भी करते हैं। और ये जो अवार्डीज़ होते हैं जिनको ये अवार्ड दिया जाता है, बाल शक्ति पुरस्कार वाले खासकर, इनको रिपब्लिक डे की परेड में आने का मौका मिलता है, आपके जो 26 जनवरी में परेड होती है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो हर साल 24 जनवरी को हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। इसमें हम राइट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड के बारे में जो है अवेयरनेस प्रमोट करते हैं। सबसे पहली बार 2008 में इनिशिएट किया गया था ये, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा। हम जेंडर बायस जो है उसको हटाना चाहते हैं इस डे को मनाते हुए। जितनी भी इनइक्वालिटीज़ जो हैं गर्ल चाइल्ड फेस करती है उसके बारे में हम अवेयरनेस बताना चाहते हैं। गर्ल की एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, इस डे के थ्रू जो है वो बताने की कोशिश की जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है गैनोडर्मा। तो गैनोडर्मा जो है वो टाइप्स ऑफ फंगी है। ठीक है, तो न्यू स्पीशीज़ हमको 2 मिली हैं फंगी की केरला में, जो कि कहा जा रहा है कि कोकोनट को जो है वो इन्फेक्ट करती है। ठीक है, तो गैनोडर्मा कैरालेंसे एंड गैनोडर्मा सूडो एपलैनेटम। ओके, तो ये 2 ऐसी फंगी हमको देखने को मिली हैं जो कि कोकोनट की जो है स्टेम रॉट जो होता है उसका, जो एक आपने देखा होगा कि एक पत्ते से होते हैं जो उसके हार्ड से, उसके बीच में आ जाता है ये इन्फेक्शन। और उसकी वजह से क्या होता है, रूट्स से शुरू होते हुए ये पूरी स्टेम को इन्फेक्ट कर देता है। सबसे पहले रूट्स से शुरू होगा, पत्तों के कलर, स्टेम के कलर जो है वो डिसकलर होने लग जाएंगे, रॉट सड़ने लग जाएगी उनके जो रूट्स है, जो आई एम सॉरी जो स्टेम और उसके लीव्स हैं। उसके बाद फ्लावर, जो फ्लावरिंग स्टेज को अफेक्ट करेगा ये। और फिर उसके बाद जो है फ्रूट, जो आपका नट होता है, कोकोनट होता है, उसकी भी जो है वो डिक्रीज़ होने शुरू हो जाती है, उनकी जो फ्रूट भी डिक्रीज़ होने शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे जो है वो पेड़ मर जाता है। ठीक है, तो 2 स्पीशीज़ जो है वो फंगी की हमको केरला में देखने को मिली है। केरला से रिलेटेड एक और न्यूज़ है, बर्ड एटलस। तो केरला बर्ड एटलस जो है वो निकाली गई है, पहली बार ऐसा स्टेट लेवल एक बर्ड एटलस इंडिया में निकाला गया है। और ये सिटीज़न साइंस ड्रिवन एक्सरसाइज थी जिसमें 1000 वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया और 60 दिन तक एक साल में जो है 2 बार ये एक्सरसाइज की गई है ऑफ कोर्स। और 2 साल में मतलब 60-60 दिन, 120 दिन टोटल ये उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कौन कौन से बर्ड्स जो हैं वो केरला में देखने को मिलते हैं। तो 361 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स जो है वो देखने को उनको मिली हैं। 3 लाख के करीब बर्ड्स को ऑब्जर्व किया गया है। तो आज तक की ये एशिया की कहा जा रहा है सबसे बड़ी लार्जेस्ट बर्ड एटलस है जो केरला ने बनाई है। और इसमें जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाले जो माइग्रेंट स्पीशीज़ थे उनको इंक्लूड नहीं किया गया और ये नहीं माना गया कि वो केरला के ही स्पीशीज़ हैं। ठीक है, अब इसमें ये देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि जब ड्राई सीज़न होता है, जो आपका जनवरी टू मार्च का जो सीज़न होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो बर्ड्स जो है वो देखने को मिले केरला में। और जो वेट सीज़न होता है जो जुलाई से सितंबर का, उसमें जो है कंपैरेटिवली कम बर्ड्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो एंडेमिक, जो केरला के जो सबसे एंडेमिक का मतलब क्या होता है, जो वहीं पर पाए जाते हैं, तो सबसे एंडेमिक जो बर्ड्स हैं वो वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिले। और जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ वाले बर्ड्स हैं वो कोस्ट, जो केरला के कोस्ट पर देखने को मिले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसीज। तो यूनियन मिनिस्ट्री जो है, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, उन्होंने एक ऐसा रेटिंग सिस्टम निकाला है जिसमें उन्होंने स्टेट्स को बोला है कि जितनी जल्दी आप इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दोगे उसके हिसाब से आपको रेटिंग मिलेगी।
और जो है उसको आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। आपकी जब रेटिंग दिखेगी एक तरह से एक पोर्टल पर, परिवेश पोर्टल पर, तो होगा क्या कि जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो ये देखेंगे कि ऐसी स्टेट्स जो हैं जो सबसे ज़्यादा जल्दी अप्रूवल देती हैं, तो उनको एक तरह से वो हाईलाइट हो जाएंगे और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा आएंगी। ठीक है, तो अब लोग इसका जो है विरोध भी कर रहे हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट वो कह रहे हैं कि जल्दी के चक्कर में जो है आप इन्वायरमेंटल रेगुलेशन को ढीला कर रहे हो। ठीक है, तो पहले तो ये देखते हैं कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होती है। तो कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या फिर कोई समझ लो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, कोई भी आपका एयरपोर्ट बनना है, कोई भी पावर प्लांट बनना है, तो उससे पहले ये एक असेसमेंट की जाती है कि उसका इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सिर्फ बुरा ही इम्पैक्ट ही नहीं, अच्छा इम्पैक्ट भी देखा जाता है, और उसका लोगों पर क्या इफ़ेक्ट होगा, कल्चर पर क्या इफ़ेक्ट होगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, ये पूरी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट उसकी की जाती है। ठीक है, फिर अब ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उससे प्रिडिक्ट किए जाते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट बनाया गया तो इससे ऐसे-ऐसे जो है फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है या ऐसा बेनिफिट्स हो सकता है, तो ये एक तरह से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इसीलिए की जाती है। अब इंडिया में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर की जाती है, तो मतलब एक तरह से स्टैट्यूटरी पावर्स मिली हुई हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को। ठीक है, तो अब ये दो तरह की होती है, एक होता है जो सेंट्रल लेवल पर की जाती है, जो नेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी नेशनल लेवल पर असेसमेंट की जाती है, और जो स्टेट लेवल पर प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्टेट लेवल की एजेंसीज जो हैं वो उनकी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करती हैं। तो आपकी जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए एक नोटिफिकेशन निकाली गई 2006 की, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है ये। इसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज कर दिया। इससे पहले नेशनल लेवल एजेंसीज करती थी, अब उसके बाद डिवाइड कर दिया कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए वो प्रोजेक्ट्स होंगे जो नेशनल लेवल एजेंसीज करेंगी, जो नेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। कैटेगरी बी लेवल मतलब जो स्टेट लेवल पर जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज़ जो होंगी वो करेंगी। ठीक है, अब कैटेगरी ए जो है उसमें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मैंडेटरी है, करवानी ही पड़ेगी क्योंकि उसका नेशनल लेवल इम्पैक्ट है। कैटेगरी बी में दो तरह की कैटेगरी हैं, B1 और B2। B1 जो है वो मैंडेटरी है, उसकी स्टेट लेवल एजेंसीज को मैंडेटरी करनी ही पड़ेगी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। कैटेगरी B2 जो है उसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो याद रखो नेशनल लेवल पर तो करनी ही पड़ेगी, स्टेट लेवल पर दो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, दो तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें जो B1 है उसमें तो मैंडेटरी है, B2 में रिक्वायरमेंट नहीं है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की। अगर देखा जाए तो ये थोड़े छोटे ही प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनका इतना इम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब अब चेंजेस क्या लाई है गवर्नमेंट, अब ये रिसेंट जो ये स्टार रेटिंग सिस्टम लेके आए हैं, इसमें क्या होगा कि जैसे अब एग्जांपल दिए हैं, 7 तरह के क्राइटेरिया हैं जिसके हिसाब से रेटिंग्स मिलेंगी स्टेट्स को, उसके हिसाब से उनको जो है वो स्टार्स मिलेंगे और उसके हिसाब से उनकी रेटिंग्स की जाएंगी कि कौन सी स्टेट जो है वो ज़्यादा इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देने में ज़्यादा फ्रेंडली है। ठीक है, तो जैसे ऐसे सोचो कि 1 से लेके 7 तक के पॉइंट्स मिलने हैं, और जिसने 80 दिन से कम के अंदर, जिस स्टेट ने 80 दिन से कम के अंदर जो है अगर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दी तो उनको समझ लो 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फिर जैसे जिन्होंने 105 दिन में अगर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दी तो उनको 1 मार्क मिलेगा। तो और अगर आपने इससे ज़्यादा में दी है किसी स्टेट ने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपकी जो पूरा प्रोजेक्ट है उसमें सिर्फ 10% जो एरिया को आपको साइट विजिट करने की ज़रूरत पड़ रही है तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगर 20% से ज़्यादा साइट पर विजिट करने की ज़रूरत पड़ रही है असेसमेंट करने के लिए तो आपको हो सकता है 0 मार्क्स मिले। ठीक है, तो अब जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स बनेंगे, ऐसे स्कोर बनेंगे, उनको 5 स्टार रेटिंग मिलेगी, उसी के हिसाब से उनकी जो है रैंकिंग्स स्टेट्स की जाएंगी। तो स्टेट्स में आपस में कंपटीशन लाने के लिए इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने किया है, और कहा जा रहा है गवर्नमेंट का तो ये आर्गूमेंट है कि हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, एफिशिएंसी लेके आना चाहते हैं इस सिस्टम के अंदर, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के अंदर। तो होता क्या है कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपके इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की वजह से जो है वो अटके रहते हैं, बड़ी लंबे टाइम तक इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिलती है, तो गवर्नमेंट जो है इसलिए ये लेके आई है। ठीक है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट का ये आर्गुमेंट है गवर्नमेंट का ये आर्गुमेंट है कि हम इन्वायरमेंटल जो है क्लियरेंस के प्रोसेस को हम बाईपास नहीं करना चाहते इस सिस्टम के थ्रू। हम तो रादर इस सिस्टम को इसलिए ले आए हैं ताकि जो है स्टेट लेवल अथॉरिटीज़ जो है वो कई बार बहुत डिले कर देती हैं, तो उसको बस क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाए, इसके लिए हम इस सिस्टम को लेके आए हैं। कोई हम नेगेटिव मार्किंग तो नहीं दे रहे, अगर वो ये क्राइटेरिया को आप नहीं फॉलो कर रही कोई स्टेट तो हम कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रख रहे,
तो हम इसलिए कोई ऐसा पनिश नहीं करना चाहते स्टेट्स को कि वो इन्वायरमेंट क्लियरेंस जो है वो डिले अगर कर रही हैं, तो हम कोई पनिश नहीं कर रहे हैं उन्हें, ठीक है। अब ये सारा जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस है जो, वो परिवेश पोर्टल के थ्रू ही किया जाता है। जो भी स्टेट अथॉरिटीज़ जो है वो अपना जो डेटा होता है वो परिवेश पोर्टल पर जो है वो अपलोड करती हैं, और उसी पोर्टल पर दिखता है कि कौन सी स्टेट जो है वो कितनी अच्छी तरीके से जो है वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो देती है, ठीक है। तो अब परिवेश मैकेनिज्म जो है उसकी इतनी लंबी सी फुल फॉर्म लिखी है, प्रो एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन, याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब ये एक सिंगल विंडो सिस्टम है जो कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस, ये सब चीज़ें जो देता है परिवेश मैकेनिज्म, इससे पूरा प्रोसेस जो है वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस का एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का सिंपल हो चुका है, ट्रांसपेरेंट हो चुका है, और जल्दी एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाती है, क्योंकि एक तरह से जब डिजिटाइज कर दोगे तो किसी भी प्रोसेस में जो है वो ऑटोमेटिकली स्पीड आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है 84 एंटी आर्मर वेपन सिस्टम। तो स्वीडिश एक डिफेंस कंपनी है साब, उसको ये इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है 84 एंटी आर्मर वेपन का। एक तरह से आपने देखा होगा सिंगल शॉट वेपन होता है, जैसे आपने अगर बॉर्डर मूवी देखी है तो उसमें आपने देखा होगा सन्नी देओल जो है वो एंड में एक तरह से एक वेपन लेके आते हैं और वो कैरी कर रहे होते हैं, और वो सिंगल शॉट वेपन से जो है टैंक्स को उड़ा देते हैं, या फिर जो है एनिमी डिफेंस जो होता है, जो उनकी बिल्डिंग्स होती हैं उनको उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो नॉट एग्जैक्टली वैसा नहीं होता ये, बट उसी के जैसा होता है, जिसको कि सोल्जर जो है वो कैरी कर सकता है आराम से, लाइट वेट होता है, सिंगल शॉट होता है इसके अंदर, डिस्पोजेबल होता है, बाद यूज़ एंड थ्रो होता है इसके बाद इसको। और इंडिया ने पहले कभी इसको यूज़ नहीं किया है, इंडिया इसका पहला कस्टमर, मतलब पहली बार इंडिया इसको यूज़ करने लगा है। और इसको छोटी स्पेसेस में से, मतलब जैसे आपको बिल्डिंग के अंदर से कोई सोल्जर इसको यूज़ करके बंकर को सामने उड़ा सकता है, और ये लाइट वेट है, और इसमें एनिमीज़ अगर बिल्डिंग्स के अंदर बैठे हैं, या ऐसे स्ट्रक्चर बंकर्स जो हैं सामने जैसे पाकिस्तान आर्मी के, उनको डिस्ट्रॉय करने में बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। एक सिंगल सोल्जर इसको चला सकता है, सिंगल शॉट होता है इसके अंदर, एक ही शॉट में जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इसको इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स पहली बार यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है नॉन फंजिबल टोकन्स। तो फ्रेंच एक फैशन ब्रांड है हर्मीज़, उसने एक अमेरिकन डिजिटल आर्टिस्ट को जो है वो सू कर दिया है, क्योंकि उन्होंने, उस आर्टिस्ट ने नॉन फंजिबल टोकन्स जो है वो हर्मीज़ का जो है वो यूज़ किया है, ठीक है, उसका एक तरह से कमर्शियल यूज़ किया है। तो नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं? नॉन फंजिबल टोकन्स ब्लॉकचेन के ऊपर ही काम करते हैं। उसमें होता क्या है कि समझ लो आपने कोई मीम है, या आपकी कोई ट्वीट है, या कोई आर्ट है, कोई भी डिजिटल आर्ट है आपके पास, डिजिटल एंटिटीज़ है, कोई सॉन्ग बनाया आपने डिजिटल एंटिटी, उसको बेच सकते हो आप उससे। तो एक तरह से समझ लो, मैंने मीम का एग्जांपल लें अगर हम, तो मैंने कोई मीम बनाया, बहुत फ़नी मीम, और उसको मैं नॉन फंजिबल टोकन बनाकर उसका बेच सकता हूँ ब्लॉकचेन पर, एक तरह से क्रिप्टो में। अब होगा क्या कि ये जो आपका नॉन फंजिबल टोकन है, ये आगे नहीं बेचा जा सकता। मतलब ऐसा नहीं होगा, जैसे आपका 10 रुपए का नोट जो है, उसको तो आप कितनी बार, आप 10 रुपए का नोट कहीं दोगे, आपको कोई और 10 रुपए का नोट दे सकता है। मतलब आपने मुझे 10 रुपए का नोट दिया, तो मैं आपको दूसरा 10 रुपए का नोट दे सकता हूँ। बट नॉन फंजिबल का टोकन में, नॉन फंजिबल का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई डिजिटल आर्ट दिया और आपको सामने से कोई और डिजिटल आर्ट दे देगा। तो नॉन फंजिबल टोकन जो है वो सिर्फ आपको डिजिटल एंटिटीज़ जो है उसको, उसकी ओनरशिप का जो है वो राइट दे रहा है, ठीक है। मतलब आप उसको ओन करके रख सकते हो, जैसे कलेक्शन कर सकते हो आप मीम्स की, खरीद सकते हो मीम्स को, ट्वीट्स को खरीद सकते हो, मीडिया को खरीद सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको आगे बेच पाओगे, आप उस ट्वीट को या उस सॉन्ग को या उस आर्ट को आप आगे नहीं बेच सकते। आप अपनी कंजम्पशन के लिए, एक तरह से ब्रैग करने के लिए, सिर्फ जो कहते हैं ना कि सिर्फ फुकरी मारने के लिए आप उसको अपने पास रख सकते हो, ठीक है। तो अब ये नॉन फंजिबल टोकन जो है, ये एक तरह से ब्लॉकचेन में इसके रिकॉर्ड्स होते हैं, ये एक यूनिकली आइडेंटिफाइबल होता है। आप इसको ब्रैग कर सकते हो कि यस, मेरे पास ये वाला मीडिया, जो एक समझ लो एक किसी पर्टिकुलर सिंगर ने कोई सॉन्ग निकाला था तो उसको मैंने ख़रीदा हुआ है। तो उसको आप आगे तो नहीं बेच सकते, उसका कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते आप, एक तरह से सिर्फ उसको अपनी कंजम्पशन के लिए, अपनी ही ब्रैगिंग के लिए, उसको एक डिजिटल ब्रैगिंग राइट आपके पास आ जाता है उसका, ठीक है। तो अब जो है उसमें आपको कॉपीराइट नहीं मिल रहा। उसका कॉपीराइट मतलब कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसको आगे कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते उसका, सिर्फ आप अपनी कंजम्पशन के लिए उसको खरीद सकते हो। तो आप, ये कोई रियल एसेट तो नहीं है ये आपके पास, क्योंकि उसको आप, एसेट तो तभी होगा ना कि अगर आप उसका आगे यूज़ कर सको कुछ, मतलब उसको आप बेच सको या उससे कोई आप इनकम जो है जनरेट कर सको। तो ये आपका सिर्फ एक, जैसे समझ लो आपने सॉन्ग परचेज करते हो, तो एक तरह से बस ये ब्रैगिंग राइट है कि हाँ, मैंने एक ये डिजिटल जो है वो एक एंटिटी या डिजिटल एक प्रोडक्ट को खरीदा है, ठीक है। तो नॉन फंजिबल टोकन जो है वो जनरली डिजिटल एंटिटीज़ में ही जो है वो ट्रेड होता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar. So recently PM Modi has felicitated and interacted with Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar awardees. So 29 children were awarded this Rashtriya Bal Puraskar. So in certain categories, like innovation, social service, scholastic, sports, art and culture, bravery, etc. So in all these categories, children have been awarded these Rashtriya Bal Puraskar. So they were given 1 lakh rupees under this award. And about this award, so these awards are given under two categories: Bal Shakti Puraskar and Bal Kalyan Puraskar. So Bal Shakti Puraskar is given to recognize those children who have achieved extraordinarily in various fields like innovation, sports, art and culture, etc. And Bal Kalyan Puraskar is given to not just children but also organizations or institutions who have made outstanding contribution towards service for children. So these awards are given by Honorable President of India. So just remember that PM Modi or PM, whenever PM is interacting or felicitating them, the Prime Minister does not give these awards. So these awards are given by President of India at the Rashtrapati Bhavan. Okay, so of course PM also felicitates and these awardees and interacts with these awardees, and these awardees also take part in Republic Day parade. So now let us see the next topic, which is National Girl Child Day. So every year on 24th of January, we celebrate this National Girl Child Day to promote awareness about the rights of the girl child. So first time it was initiated in 2008 by the Ministry of Women and Child Development. So the objective of observing this day is to remove gender biases associated with girl child in India. So it also promotes awareness about the inequalities which exist, which a girl child faces throughout her childhood. And through this day we also educate people about girls education. So now let us see the next topic, which is Ganoderma. So there are two species of fungi which have been identified in Kerala, and these new species of fungi have been found to be infecting coconut roots. Okay, so how does it infect a coconut tree? So these are the two species: Ganoderma carolense and Ganoderma pseudoapollinatum. So these two species are found to be infecting the basal stem root or rot of coconut. So this is basically the stem which is infected by these two species of fungi, and they start with the roots, but they start infecting the roots first, this fungi. And the symptoms only appear once the infection reaches the stem and leaves. Okay, after that the flowers and the coconut fruit at a later stage starts decreasing, and eventually the coconut palm tree dies. Okay, so now let us see the next topic, which is Bird Atlas. So Kerala Bird Atlas has been released, and it is one of the first of its kind state level bird atlas in India. It is This exercise was conducted with the participation of over 1,000 volunteers who belong to bird watching community, and they prepared this bird atlas after undertaking a systematic survey twice over 60 days a year during the wet and dry seasons between 2015 and 2020. Okay, so about in 5 years they conducted this survey, and they observed about 3 lakh records of 361 species in Kerala. So it is arguably the largest bird atlas in Asia, and during this survey they have ignored the short duration passage of migrant species. So they are not part of Kerala's bird species, because uh, they just stay in Kerala for a shorter duration because they are migrant species. That's why they have been ignored in this survey. So there are certain findings which are attached to this bird atlas, like the species count was found to be higher during the dry season than in the wet season, and the endemic species were concentrated in the Western Ghats, and the threatened species were found to be mostly along the coast of Kerala. Okay, so now let us the next topic, which is state environmental impact assessment agencies. So recently Union Environment Ministry has put forward an- a proposal under which star rating will be given to states who uh, who give
early environmental clearances to the proposed infrastructure projects in their states. And certain environmentalists are criticizing this move, saying that this will contravene the basic principles of environmental regulation in India. So, before understanding this topic, we need to understand what is environmental impact assessment. So, it is a process of evaluating the likely environmental impacts of a proposed project or development, and not just the adverse impacts, but also the beneficial impact of such a project is calculated or predicted through such assessment reports. Okay, so this environmental impact assessment is mandated. It is a statutory requirement under the Environment Protection Act of 1986. So uh, through an amendment of 2006 under this EIA notification, certain rules have been specified. Now after this 2006, this process was decentralized. Earlier, national agencies used to conduct this assessment, but after that, category A and category B projects were identified. At the category A projects were those which were important at the national level. So national level committees and experts were had to approve these projects. At that category B level, state level committees or state level experts would approve such projects. In category B, that is the state level projects, there are two categories: category B1, which requires mandatorily requires EIA, and category B2 does not require EIA. So generally these category B2 projects are those which are very local level projects, which may or may not have much impact on the environment. That's why they are put under the B2 projects. Okay, so what is the new criteria? So to incentivize states so as to compete with each other, the Union Ministry of Environment has made this scorecard, under which, if you, let's say, it is a scale of 1 to 7. So let's say if the state level authorities give a clearance in less than 80 days, they will be given 2 marks. If they give clearance within 105 days, they will be given 1 mark. And after, if they give clearance after 105 days, they will be given no marks. Okay, so similarly, there is another criteria in which, if 10% of the project requires site visit, then they will be given more marks. If more than 20% of the project would require a site visit for giving environmental clearance, then there there would be no marks. Okay, or 0 marks. So this is basically union government incentivizing states or asking the states to compete with each other for marks. And a score of 7 or more would be rated as 5 star. So more and more states would of course compete with each other to get 5 marks or 5 stars, so that they would remain on top at the Parivesh portal. Okay, so the government, so environmentalists are criticizing this move, but the government is arguing that we do not want to trample with the environmental regulations. We are merely forcing the states, or encouraging the states rather, to take quicker decisions, because generally the states are lackadaisical during the environmental clearance procedures. Okay, so using this rating system, they are merely encouraging the states so that they would take quick decisions and they would upload the reports quickly to the Parivesh portal. Okay, and the government is also saying that because we have not made any negative marks in this proposal, so that's why we are only encouraging the states, we are not punishing the states. Okay, so about this Parivesh portal, so this is a proactive, responsive facilitation by interactive, virtuous, and environmental single window hub system. So it is basically a portal which is a single window system used for appraisal and granting environmental clearances and forest clearances. So this system, this centralized single window system, would help the entire process of appraisal and environmental clearance in the ministry. It will of course ensure transparency, and it will expedite the entire process of granting an environmental clearance. Okay, so now let us see the next topic, which is 84 anti-armor weapon system. So Swedish defense company Saab has been awarded the project has been awarded the um,
the contract for providing 84 anti-armor weapon systems to the Indian Army and Indian Air Force. So it is a single shot weapon system which will be which can be used from confined spaces like inside of the buildings or bunkers or other urban environments. So basically, like for example, to neutralize a terrorist threat in Kashmir Valley, this system can be utilized, and it is a lightweight system, or a single soldier can carry it, and it can be used. It is a single shot system. It is fully disposable, and it is very easy to use and handle. So it can be used to defeat enemies who are hiding in the buildings, or who are hiding under some structures like bunkers, etc. So it, like I was saying, that it can be operated by a single soldier. So it can be effectively used against structures, helicopters, armored vehicles, and even personnel. Okay. So now let us see the next topic, which is non-fungible tokens. So French fashion brand Hermes is suing an American digital artist, Mason Rothschild, who was found to be using their non-fungible tokens. Even though, of course, the artist may have purchased it, but it cannot be used for commercial purposes. Like, you know that you purchase a song online. Let's say you have purchased it through Amazon or anywhere. You cannot use it to generate income. Okay, so like you go to a restaurant, or only the prominent ones. Okay, not the local ones. The prominent restaurants, you would see that they would not be playing your songs because they cannot use those songs for commercial purposes. Okay, your local restaurants can use that because none of the digital artist is going to come to your local restaurants to sue them. But the prominent restaurants who have a chain at the global level, or at the national level at least, they would not be playing your songs because they generally do not have the rights to play such music. Okay, so similarly, this NFTs, non-fungible tokens, allow people to trade the ownership of digital entities. So let's say I have created a very funny meme. I can sell it. I can create a non-fungible token and sell it. The person who possesses this non-fungible token would only be able to possess or own that digital entity that I have created. He or she would not be able to sell it. Okay, just remember that. He or she would not be able to sell it, or he or she would not be able to use it for commercial purposes. Okay, so like a fungible what would be a fungible token then? So like a 10 rupee note, you can get it exchanged. You can get you can pay, you can give 10 rupee note to me, and I will give you another 10 rupee note in return. Okay, but in non fungible tokens, you cannot get it exchanged for anything else. Okay, so these non-fungible tokens are basically giving you digital bragging right, that you possess certain kind of memes which has been created by, let's say, a very prominent person, or a song which has been created by a very prominent singer. So you it is just giving you digital bragging right. People have the habit of collecting such things, and it does not give you copyright or usage rights, of course. Okay, it is not giving you commercial rights over that product. So it is not a real asset. It is not offering you any cash flow. So it is just a giving you a digital bragging right. So what has happened is that, of course, this digital artist may have purchased this non-fungible token from a company, but he or she may be using this for commercial purposes, and that's not allowed. You can just possess it, but you cannot sell it later. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.